हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों साइंस से संबंधित एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण, उपचयन और अपचयन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। इस टॉपिक से संबंधित प्रीवियस एग्जाम में आपके जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो को आप जरूर देख के जाइए, यहाँ से आपको एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा और इसकी पीडीएफ जो है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, साग सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किसका उदाहरण है। तो साग सब्जियों के विघटन से कंपोस्ट बनना जो है ये आपका एक जैविक अपघटन की प्रक्रिया में आता है। और जैविक अपघटन की जो प्रक्रिया है ये कौन सी प्रक्रिया होती है आपकी, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपकी होती है, जिसे हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपकी ऊर्जा है वो निकलती है। तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा, साग सब्जियां का कंपोस्ट में विघटन होना। श्वसन जो है ये भी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आती है। प्राकृतिक गैस का दहन जो है ये भी आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आता है, यानी ये आपके एक्सोथर्मिक अभिक्रियाओं में आते हैं। जबकि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में विघटन ये आपका किस में आता है, तो ये आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया में आता है। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव रोजमर्रा की जिंदगी में देखे जाते हैं। तो रोजमर्रा की जिंदगी में कौन से प्रभाव देखे जाते हैं, तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के आपके संक्षारण जो है और विकृत गंधिता जो है ये रोजमर्रा की दैनिक जीवन में आपके देखे जाते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना आपका संक्षारण हो जाएगा, और जो खाद्य तेल वगैरह होते हैं उनमें आपकी विकृत गंधिता होती है। तो ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। तो सी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जल का अनभुजे चूने के साथ अभिक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, जल का वाष्पन, कपूर क्रिस्टलन का ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पर आपको ये बताना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं यहाँ पर आपकी कौन सी हो जाएगी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, राइट आंसर बताइए यहाँ पर आपका क्या होगा। तो पहला जो यहाँ पर दिया गया है, जल का अनभुजे चूने के साथ अभिक्रिया, ये कौन सी अभिक्रिया में आएगी, आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आएगी। इसके अलावा जो आपका दिया गया है यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, ये भी आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आता है। जबकि जल का वाष्पन और कपूर का ऊर्ध्वपातन ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में नहीं आता है, यह आपका ऊष्माशोषी प्रक्रिया में आता है। तो यहाँ पर डी आंसर जो है ये आपका सही होगा। फर्स्ट और सेकंड जो है ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अगला सवाल है, जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो क्या नहीं बनता है। तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करती है तो जल निकलता है, अधातु ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, धातु ऑक्साइड यहाँ पर नहीं बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ जब प्रतिक्रियाएं करती हैं तो अधातु ऑक्साइड और जल बनाती है, ना कि धातु ऑक्साइड। तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी, धातु ऑक्साइड तो केवल धातुएं बनाएगी। अगला सवाल है, ऋणायन किसके द्वारा बनता है। तो ऋणायन जो होता है ये किसके द्वारा यहाँ पर बनता है, ये आपको बताना है। तो ऋणायन जो है ये परमाणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का लाभ जो होता है उसके द्वारा बनता है। तो यहाँ पर डी आंसर जो है ये आपका सही होगा। जब एक उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसमें प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उस पर शुद्ध ऋणात्मक आवेश आ जाता है और वह ऋणायन बन जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु अगर आपसे पूछी जाए, पारा, मैग्नीशियम, सीसा, पोटेशियम, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, पोटेशियम आपकी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिकारक युग्म के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो विस्थापन अभिक्रिया आपकी होगी, यह आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, AgNO3 विलयन और तांबा धातु, CuSO4 विलयन और चांदी धातु, NaCl विलयन और तांबा धातु, FeSO4 विलयन और तांबा धातु। तो ये विस्थापन अभिक्रिया केवल तभी आपकी होती है जब धातु विलयन में मौजूद धातु से अधिक अभिक्रियाशील हो। तो तांबा जो है ये चांदी की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो जो चांदी होती है ये तांबा की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। तो यहाँ पर ए आंसर आपका सही हो जाएगा। यह AgNO3 विलयन में चांदी को विस्थापित कर देगा, इस वजह से यहाँ पर ए आंसर आपका सही माना जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित अभिक्रिया समीकरणों को सूची 1 को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाइए, सिंपल सा सवाल है। तो देखिए क्या आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो आपका दिया गया है, कार्बन जो है ये O2 के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पर CO2 बना रहा है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो ये कैसी अभिक्रिया है, तो ये एक आपकी संयोजन अभिक्रिया यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, CaCO3 टूट रहा है यहाँ पर CaO और CO2 में, तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, तो ये अपघटन अभिक्रिया आपकी हो जाएगी।
Pb जो है CuCl2 के साथ अभिक्रिया करके PbCl2 और Cu यहाँ पर बना रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया यहाँ पर आपकी हो जाएगी? तो ये आपकी जो हो जाएगी यहाँ पर, ये विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर डी विस्थापन अभिक्रिया दी गई है, तो डी विस्थापन आपकी यहाँ पर Na2SO4 BaCl2, तो ये BaSO4 और 2NaCl एक दूसरे को विस्थापित कर दिया, तो ये डी विस्थापन हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबो दिया जाता है? तो इसमें क्या होगा? तो लोहे की कील का जो रंग है वो भूरा हो जाता है और विलयन का जो नीला रंग फीका पड़ जाता है। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। तो जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं 20 मिनट तक, तो लोहे की कील का रंग जो है ये भूरा हो जाता है और विलयन का नीला रंग जो है ये फीका पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो Fe होता है ये अभिक्रिया करता है आपका CuSO4 के साथ। तो CuSO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा? FeSO4 प्लस Cu आपका बनाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यदि जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाए तो क्या दिखाई देगा? तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा? तो जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिससे नीला रंग जो है ये गायब हो जाता है और विलयन रंगहीन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विलयन रंगहीन हो जाएगा। खाने के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर टिन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि? तो खाने के जो बर्तन होते हैं वहाँ पर टिन की परत क्यों चढ़ी होती है? क्योंकि जिंक जो है ये टिन से अधिक क्रियाशील होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिंक टिन से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए ये खाने के साथ अभिक्रिया कर सकता है, जबकि टिन कम क्रियाशील होता है, तो ये खाने के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अगला सवाल देखिए, मैग्नीशियम के एक पतले फीते रिबन के टुकड़े के एक सिरों को साफ करके उसे मोमबत्ती की ज्वाला के निकट लाए तो यह के साथ जलती है। तो ये किसके साथ जलेगी? तो चमकदार सफेद प्रकाश के साथ ये जलती है। तो मैग्नीशियम जलने पर जो है ये चमकदार सफेद प्रकाश देता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। लोहे पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाना, गर्म करने पर ठोस का दरों में बदलना, ठंडा करने पर गैस का दरों में बदलना और गर्म करने पर दरों का गैस में बदलना। तो ये आपको बताना है यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो जिंक की परत चढ़ाना तो आपका गैल्वीकरण हो जाएगा, तो ये तो गैल्वेनाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा। ए में तो आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2 ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, ठोस का दरों में बदलना क्या होता है? तो ठोस जब आपका दरों में बदलता है तो उसे गलन के नाम से जाना जाता है। तो बी में आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, और गैस का दरों में बदलना क्या कहलाता है? तो गैस अगर दरों में बदलेगी तो इसे संघनन कहा जाता है। तो सी में आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3rd हो जाएगा। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। और लास्ट आपका बचता है द्रव का गैस में बदलना, ये वाष्पीकरण यहाँ पर हो जाएगा। तो डी आंसर आपका सही होगा। अगला सवाल है, एक जादूगर जादू दिखाता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड युक्त विलयन में एक रंगहीन विलयन मिलाता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड युक्त विलयन जो है इसमें एक रंगहीन विलयन मिलाता है तथा सभी को अमोनियम क्लोराइड के सफेद धुएं से चकित कर देता है। तो मिलाया गया विलयन कौन सा यहाँ पर हो जाएगा आपका? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका क्या होता है? NH4OH यहाँ पर होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl अगर आपने मिला दिया तो क्या बन जाएगा आपका? NH4Cl यहाँ पर बन जाएगा, जो सफेद धुआं उत्पन्न करता है। तो क्या मिलाया है यहाँ पर? ये आपको बताना था। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl यहाँ पर मिलाया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 2Mg + O2 2MgO उपरोक्त लिखित रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु है। तो मैग्नीशियम धातु जो है ये क्या आपकी हो जाएगी? यानी मैग्नीशियम का क्या हो रहा है यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रही है? MgO यहाँ पर बना रही है, जिससे जो मैग्नीशियम है ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर किस में बदल जा रहा है? Mg+2 में बदल जा रहा है। तो इससे क्या हो गया? ये ऑक्सीकृत हो गया। तो यहाँ पर बी आंसर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी आपकी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है? तो जल्दी से बता दीजिए। चूने में जल डालने पर बुझे हुए चूने का निर्माण, श्वसन उष्माक्षेपी है, प्राकृतिक गैस का दहन, कैल्शियम कार्बोनेट का CaO और CO2 में टूटना, ये आपकी उष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, ये किस में आ जाएगी? आपकी एंडोथर्मिक में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? एंडोथर्मिक में आपकी आ जाएगी। तो ये आप याद रखना, उष्माशोषी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? एंडोथर्मिक यहाँ पर बोला जाता है। अगला सवाल देखिए, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल का हाइड्रोजन के साथ उपचार करने पर वसा बनाती है, यह किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तेल का हाइड्रोजन के साथ उपचार करने पर वसा का बनना एक योगात्मक अभिक्रिया होती है, क्योंकि हाइड्रोजन अणु जो है ये तेल के जो असंतृप्त बंधन होते हैं उनके साथ जुड़कर संतृप्त वसा का निर्माण करते हैं, और यही प्रक्रिया आपकी हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। अगला सवाल देखिए, तांबे के बर्तनों को आर्द्र वायु में खुला रखने पर बनने के कारण उन पर हरी परत उत्पन्न हो जाती है। तो ये किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये आपकी कॉपर कार्बोनेट के कारण उत्पन्न होती है। तांबे पर हवा और नमी से बनने वाली जो हरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? उसे पेटिना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पेटिना के नाम से उसे जानते हैं, याद रखिएगा।
कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के मिश्रण से ये बनती है। यह परत मूल रूप से कैसी होती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जोड़ा विस्थापन अभिक्रिया है? तो बता दीजिए विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर आपकी कौन सी हो जाएगी? तो AgNO3 विलयन तांबा धातु, ये आपकी कैसी हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। अगला सवाल है, सांद्र HNO3 और सांद्र HCl को क्रमशः किस अनुपात में मिलाकर एक्वा रेजिया अम्लराज मिश्रण बनाया जाता है? तो अम्लराज मिश्रण आपको पता ही होगा, HNO3 को इस तरीके से लिख देना और HCl को लिख देना, जिधर 3 है उधर 1 कर देना, जिधर 1 है उधर 3 कर देना। तो यहाँ पर क्या आंसर आपका हो जाएगा, तो 1:3 यहाँ पर हो जाएगा, ए आंसर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रियाएं उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है? तो कौन सी अभिक्रियाएं ऐसी है जो कि आपकी उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहाँ पर होगी, तो ये आपको बताना है। तो देखिए 2SO2 + O2 2SO3 यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा N2 + 3H2 2NH3 यहाँ पर दिया गया है। N2 + O2 2NO और H2 + I2 2HI। तो यहाँ पर जो आपका उत्प्रेरक किस अभिक्रिया में यूज में लिया जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो पहली अभिक्रिया यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर आपका उत्प्रेरक यूज में लिया जाता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जिसे हम V2O5 के नाम से जानते हैं। तो V2O5 इसमें यूज में लिया जाता है। ठीक है, N2CH2 से 2NH3 बनता है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हेबर प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। किस प्रक्रिया के नाम से जानते हैं? हेबर प्रक्रिया इसे कहा जाता है, जिसमें अमोनिया आपका बनता है। ठीक है, और यहाँ पर उत्प्रेरक कौन होता है? लोहा आपका उत्प्रेरक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि थर्ड और फोर्थ जो अभिक्रियाएं हैं ये बिना उत्प्रेरक के आपकी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2 ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया में अपचायक कौन सा है? तो इसमें अपचायक आपको बताना है। अपचायक यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो CO जो है वो यहाँ पर अपचायक हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि यह Fe2O3 जो है इससे ऑक्सीजन लेकर Fe को अपचयित कर रहा है। तो Fe को अपचयित कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अपचायक यहाँ पर हो जाएगा। 2H2O2 2H2O + O2 ग्लिसरॉल के साथ ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया में ग्लिसरॉल क्या है? तो ग्लिसरॉल यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ग्लिसरॉल यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो बताइए 2H2O2 से 2H2O + O2 आपका बन रहा है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ग्लिसरॉल जो होता है ये कैसा उत्प्रेरक आपका होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः उत्प्रेरक या जैव उत्प्रेरक? तो ग्लिसरॉल जो है ये आपका अपघटन को धीमा कर देता है। तो अपघटन को अगर ये धीमा करेगा तो ये कैसा उत्प्रेरक हो जाएगा? ऋणात्मक उत्प्रेरक यहाँ पर हो जाएगा। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है वो अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है? तो ये स्वतः उत्प्रेरित कहलाती है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम? ऑटो कैटेलाइज्ड हम कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरित। अगला सवाल है, हेबर की क्रिया में उपयोगी उत्प्रेरक और प्रवर्तक क्रमशः है? तो ये अभी हमने देखा, हेबर प्रक्रिया में आपका क्या बनता है? अमोनिया बनता है। तो अमोनिया बनता है तो यहाँ पर उत्प्रेरक कौन सा यूज में लिया जाता है? लोहा यूज में लिया जाता है। और प्रवर्तक अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर मोलिब्डेनम यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, ये अभिक्रिया को तेज कर देते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रतिफल के लिए जस्ता तनु नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया देता है? तो जस्ता जो है ये तनु नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया करके क्या देता है, ये आपको बताना है। तो देखिए भाई, अगर आप जो Zn है जस्ता, उसको अगर HNO3 के साथ मिश्रित करोगे तो ये क्या बनाता है आपका? तो ZnNO3 का होल ट्वाइस ये बनाता है, प्लस N2O ये बनाता है, इसके साथ साथ H2O ये देता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ZnNO3 का होल थ्राइस का होल 2 हो जाएगा, N2O यहाँ पर हो जाएगा, इसके अलावा H2O यहाँ पर हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, CH3COO C2H5 + H2O CH3COOH और C2H5OH यहाँ पर बन रहा है। ऊपर दी गई अभिक्रिया में कौन सा यौगिक स्वतः उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है? तो स्वतः उत्प्रेरक की भांति यहाँ पर CH3COOH कार्य करेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया आपकी दी गई है इसे हम एस्टर जल अपघटन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें जो उत्पाद है वही उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, तो ये उत्पाद उत्प्रेरक की तरह यहाँ पर कार्य कर रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu ऊपर दी गई अभिक्रिया में कौन ऑक्सीकृत हो रहा है? तो बेसिक सा सवाल है, कौन यहाँ पर ऑक्सीकृत हो रहा है? तो Zn जो है ये ऑक्सीकृत आपका हो रहा है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो है ये आपका Zn +9 में चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी Zn जो है ये आपका जा रहा है Zn +2 में आपका जा रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल रहा है। ठीक है, +9 मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पर +2 आपका होगा, तो ये आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दी गई अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेप है? तो यहाँ पर कौन सा आपका अवक्षेप हो जाएगा? तो Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2 NaCl। तो यहाँ पर अवक्षेप आपका क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट। तो ये आपका बी हो जाएगा BaSO4।
अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। ए ऑक्सीकरण, बी अपचयन, सी अपचायक, डी ऑक्सीकारक। इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली प्रजाति, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली प्रजाति, इलेक्ट्रॉन की हानि। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। ये सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है, ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसे याद रखना। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। तो ऑक्सीकरण में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की हानि होगी, तो ए में आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। अपचायक में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन की हानि तो ऑक्सीकरण में हो गई। अब अपचयन देख लेते हैं। अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है, तो अपचयन में इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति आपकी हो जाएगी, तो बी में आपका क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए अपचायक, तो अपचायक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली जो प्रजाति होती है, तो त्यागने वाली जो प्रजाति होती है ये आपकी अपचायक कहलाती है, और ग्रहण करने वाली जो प्रजाति होती है ये आपकी ऑक्सीकारक यहाँ पर कहलाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्रोमियम या जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग से बचाया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अगला सवाल है यहाँ पर, हमारे घरों में पानी ले जाने वाले लोहे के पाइप को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो इसमें तो हम गैल्वेनाइजेशन यहाँ पर करते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होता है, तो Fe2O3 यहाँ पर होता है। Fe2O3 जो है ये जंग का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है। कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनना एक प्रक्रिया है, तो कोयला हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये आपकी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कार्बन जो है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बना रहा है, CO2 यहाँ पर बना रहा है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 36, कुछ धातु जैसे लोहे की सतह संक्षारित कोरोडेड हो जाती है जब उसे लंबे समय तक में अनावृत या खुला छोड़ा जाता है, तो ये किस वजह से होती है? तो ये सवाल काफी बार पूछा जाता है। तो लोहे की सतह पर जो कोरोजन होता है उसके लिए आर्द्र वायु या नमी ऑक्सीजन जिम्मेदार होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका आर्द्र वायु हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े रासायनिक अभिक्रिया करेंगे? तो ये सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको छोड़िए आप। अगला सवाल देखिए, CaO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट दिया गया है, तो इसका रासायनिक समीकरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो बताइए भैया ये कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपकी कैसी अभिक्रिया हो जाएगी यहाँ पर? तो ये क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार की आपकी संयोजन अभिक्रिया यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि CaO प्लस H2O मिलकर CaOH का होल ट्वाइस यहाँ पर बना रहा है, और साथ ही साथ जो है ये यहाँ पर हीट दे रहा है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एक संयोजन अभिक्रिया यहाँ पर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, लोहे की जंग को रोकने के लिए, अभी इसको भी छोड़िए आप, अगला सवाल देखिए, जंग लगने के संबंध में गलत कथनों की पहचान करें। लोहे की रोड पर पेंट की परत जंग लगने को रोकती है। गैल्वेनाइज्ड वाटर पाइप आमतौर पर घरों में प्रयोग नहीं होते हैं। जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है। नमकीन पानी जंग की प्रक्रिया को तेज करता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर जो है ये आपका सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर हमको चुनाव करना है। ठीक है, सही नहीं करना है, यहाँ पर गलत कथन का चुनाव करना है। तो गलत कथन बताइए, तो या तो सही ढूंढ लो आप, सही कथन यहाँ पर आपका कौन सा है? तो देखिए सही कथन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो लोहे की रोड पर पेंट की परत जंग को रोकती है, ये बात आपकी सही हो जाएगी। तो ए यहाँ पर आपका सही हो गया, ए सही हो गया। नमकीन पानी जंग की प्रक्रिया को तेज करता है, ये बात भी सही है। तो ए और डी तो आपका सही है, तो ए और डी आपका जहां पर भी है उसको हटा दीजिए आप, तो बी और सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो गैल्वेनाइज्ड वाटर पाइप आमतौर पर घरों में प्रयोग नहीं होते हैं, और जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन नहीं है भैया, जंग लगना जो है ये एक प्रकार की आपकी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अनुमापन में प्राथमिक मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो प्राथमिक मानक के रूप में कौन सा प्रयोग में लिया जाता है? तो ये K2Cr2O7 यहाँ पर यूज में लिया जाता है। तो रेडॉक्स अनुमापन में प्राथमिक मानक वह पदार्थ होता है जो शुद्ध स्थिर और पौधे तोलकर उपयोग में किया जाता है, जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका यूज में लिया जाता है, K2Cr2O7। इसे क्या कहते हैं हम? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अभिक्रिया दी गई है Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl। ये किस प्रकार की प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ये डी विस्थापन अभिक्रिया का आपका उदाहरण हो जाएगा, और यहाँ पर BaSO4 जो है ये आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से बनता है। तो जिंक के साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया आप कराते हो तो क्या यहाँ पर बनेगा, ये आपको बताना है। तो जिंक के साथ अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या यहाँ पर बनेगा आपका? तो इसमें सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस आपकी बनती है। तो इस तरीके से होता है। Zn की अभिक्रिया आप NaOH के साथ कराते हो तो यहाँ पर आपका Na2 ZnO2 बनता है, और साथ में H2 जो है वो गैस निकलती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सी आंसर आपका सही होगा। तो जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराओगे तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन यहाँ पर निकलती है। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जैसे रासायन, ये आपका दिया गया है रासायनिक संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्वि अपघटन।
निम्नलिखित अभिक्रिया किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? आयरन प्लस वाष्प, ये आपकी दी गई आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। बी यहाँ पर दिया गया सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका बन रहा है यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया में आती है? ए और बी, ये आपको बताना है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, बता दीजिए कौन सा आंसर जो है वो यहाँ पर आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 44 है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए जो आपकी अभिक्रिया दी गई है इसमें आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए जो अभिक्रिया दी गई है इसमें तो विस्थापन आपका हो जाएगा, और बी जो अभिक्रिया दी गई है इसमें आपका द्विअपघटन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आयरन प्लस वाष्प मिल गया, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर बन रहा है, तो ये आपका विस्थापन हो गया, और सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट बन के सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बना रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? द्विअपघटन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्लोरीन का विरंजन गुण निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति में होता है। तो क्लोरीन का विरंजन गुण जो है ये नमी की उपस्थिति में होता है, मॉइस्चर की उपस्थिति में होता है, तो बी आंसर यहाँ पर सही होगा। बेंजीन का नाइट्रेशन है, तो बेंजीन का नाइट्रेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन यहाँ पर हो जाएगा। बेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ए यहाँ पर आपका सही होगा। जिसमें नाइट्रोनियम आयन जो होता है ये बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है। हेबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उत्प्रेरक कितना जरूरी होता है? तो ये कितना जरूरी होता है? तो हेबर प्रक्रिया में अमोनिया का क्या होता है? संश्लेषण होता है, और यहाँ पर टेम्परेचर लगभग आपका 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर आपका उत्प्रेरक क्या हो जाएगा? Fe यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, वह यौगिक जिसके अपघटन से एल्कोहल मिलता है वह है। तो जिसके अपघटन से एल्कोहल मिलता है वो यौगिक आपका कौन सा हो जाएगा? तो एल्किल नाइट्राइट यहाँ पर हो जाएगा। एल्किल नाइट्राइट जो होता है इसके अपघटन से एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, और हेबर प्रक्रिया में अगर आपसे ये पूछा जाए, क्या बोलते हैं, दबाव पूछा जाए, तो दबाव कितना लगाया जाता है? तो 200 से 300 ATM, यानी प्रेशर अगर आपसे पूछा जाए तो ये होता है। तापमान 450 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर होता है। ठीक है, और Fe हो गया, Fe के साथ में आप MO भी याद रखना। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है? तो कौन सी अभिक्रिया यहाँ पर नहीं होती है? तो देखिए Zn प्लस FeSO4 ZnSO4 Fe ये होती है। 2Kl प्लस Cl2 2KCl प्लस I2 ये भी होती है। Mg प्लस CuSO4 MgSO4 प्लस Cu ये भी होती है। Zn प्लस MgSO4 ZnSO4 प्लस Mg ये नहीं होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अभिक्रिया क्यों नहीं होती है? क्योंकि जिंक जो है ये मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील है। तो जिंक जो है ये मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील है, तो ये मैग्नीशियम को प्रतिस्थापित ही नहीं कर पाएगा। अगला सवाल देखिए, इलेक्ट्रॉन ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इलेक्ट्रॉन ने ही अभिक्रिया का जो उदाहरण है ये कौन सा हो जाएगा? तो ये बेंजीन का नाइट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। Pb प्लस CuCl2 PbCl2 प्लस Cu उपरोक्त अभिक्रिया एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण ये यहाँ पर हो जाएगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक की उत्प्रेरणीयता में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर आपको बताना है हाइड्रोजनीकरण का एक उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 52 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है, या संयुक्त अभिक्रिया का ये उदाहरण है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने पर Fe H2O Fe3O4 और H2 के गुणांक क्रमशः क्या है? तो Fe प्लस H2O Fe3O4, तो ये समीकरण जो है ये आपको संतुलित करनी है। तो ये आराम से आप संतुलित कर सकते हो। ये आपका हो जाएगा 3Fe प्लस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 4H2O हो जाएगा, और इससे मिलकर आपका क्या बनेगा? Fe3O4 यहाँ पर बनेगा, और 4H2 यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से आप इसे वो कर सकते हो। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, कथन 1 दिया गया है यहाँ पर, केरोसिन तेल और पिघला हुआ मोम जलने के दौरान वाष्पीकृत हो जाता है और लपटें बनाता है। कथन सेकंड है, जो पदार्थ जलने के दौरान वाष्पीकृत होते हैं वह लपटें देते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो कथन 1 और कथन 2 जो है ये स्वतंत्र रूप से सत्य है, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या यहाँ पर करता है। जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर एक गैस उत्पन्न होती है, इस गैस में उपस्थित तत्व किस यौगिक में भी उपस्थित होता है? तो जिंक और जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इनकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है, और जिसमें कौन सा तत्व होता है? हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन तत्व आपका पानी में भी होता है। अगला सवाल है, मैग्नीशियम के फीते के दहन से प्राप्त यौगिक का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो मैग्नीशियम के फीते का दहन हम करते हैं ऑक्सीजन में, तो ये आपका क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बनाता है, तो ये MgO यहाँ पर हो जाएगा। निम्न में से कौन रेडॉक्स प्रतिक्रिया है? तो रेडॉक्स प्रतिक्रिया की अगर बात की जाए तो कौन सी यहाँ पर हो जाएगी? तो 2Na प्लस Cl2 2NaCl, ये आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सोडियम है ये ऑक्सीकृत हो रहा है, Cl जो है ये अपचयित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी आंसर जो है ये सही होगा। और ए में आपका क्या हो रहा है? यहाँ पर अपघटन हो रहा है। सी में क्या हो रहा है? यहाँ पर विस्थापन आपका हो रहा है। और डी में ये आपकी उदासीनीकरण वाली अभिक्रिया है। ये भी याद रखना, ये कौन सी अभिक्रिया है? ये उदासीनीकरण वाली अभिक्रिया है। अगला सवाल है,
एक बंद निकाय में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो द्रव्यमान बिल्कुल अपरिवर्तित आपका रहता है बंद निकाय में, क्लोज्ड सिस्टम में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पर लागू होता है और मास जो है यानी द्रव्यमान अपरिवर्तित आपका रहता है, ठीक है। जबकि कण का विन्यास जो होता है, घनत्व, डेंसिटी, आकार, शेप, ये सब बदलते हैं। ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीकरण आपका क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की क्षति होती है, तो ए आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। नम SO2 का विरंजन गुण किस वजह से है? तो नम SO2 का विरंजन गुण जो होता है ये किस वजह से होता है? तो ये अपचयन क्षमता की वजह से होता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये विरंजन गुण इसकी अपचयन क्षमता यानी रेड्यूसिंग एबिलिटी के कारण होता है, क्योंकि ये रंग को अपचयित करता है, तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। अदीप्त किण्वन एक विधि है, तो अदीप्त किण्वन जो है ये किसकी एक विधि है? तो आसवनी अपशिष्ट जल से H2 उत्पन्न करने की एक विधि हो जाएगी अदीप्त किण्वन। अदीप्त किण्वन को हम बोलते हैं डार्क फर्मेंटेशन, जो कि आसवनी अपशिष्ट जल से हाइड्रोजन उत्पन्न करने की एक विधि होती है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया अपचयन ऑक्सीकरण नहीं, अपचयन और ऑक्सीकरण नहीं है? तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो यहाँ पर अपचयन ऑक्सीकरण नहीं है? तो यहाँ पर देखिए हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ये वाली जो अब आपकी अभिक्रिया है BaCl2 + NO2SO4 BaSO4 + 2NaCl, ये आपकी जो है ऑक्सीकरण अपचयन अब नहीं होता है इसमें। ये कैसी अभिक्रिया आपकी? अवक्षेपण अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा विषमांगी उत्प्रेरक का उदाहरण है? तो विषमांगी उत्प्रेरक के उदाहरण की बात की जाए तो कौन सा यहाँ पर आपका सही होगा? क्वेश्चन नंबर 63। तो देखिए N2 + CH2 से 2NH3 आपका बन रहा है उत्प्रेरक Fe। तो ये उष्मांगी उत्प्रेरक आपका होता है जो अभिकारकों से भिन्न अवस्था में होता है, क्योंकि यहाँ पर Fe जो होता है ये आपका ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। जबकि अभिकारक N2 और H2 जो है ये आपकी गैस अवस्था में होते हैं। तो ये आपका कैसा हो जाएगा? विषमांगी हो जाएगा। विषमांगी का मतलब क्या हो गया? उत्प्रेरक जो है आपका वो अलग अवस्था में हो और आपके जो यहाँ पर अभिकारक है ये अलग अवस्था में हो, तो सी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, उत्कर्मणीय अभिक्रिया हेतु सही कथन है। तो उत्कर्मणीय अभिक्रियाएं जो होती है इनके लिए सही कथन आपका कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेरक अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से उत्प्रेरित करता है, यह कथन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। अगला सवाल है, पोटेशियम धातु को अधिक वायु में जलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो पोटेशियम धातु को अगर आप अधिक वायु में जलाओगे तो कौन सा पदार्थ यहाँ पर बनेगा आपका? तो KO2 यहाँ पर बनता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या बनेगा यहाँ पर आपका? KO2 बनेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। और क्षार धातु ऑक्सीजन के साथ सुपर ऑक्साइड बना सकती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा रसायन विलियमसन सतत इथरीकरण प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करता है? तो ये कौन करता है? तो ये H2SO4 यहाँ पर करता है, डी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। ये उत्प्रेरक का कार्य करता है आपका विलियमसन इथरीकरण की अभिक्रिया में। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के लिए सही कथन चुनना है। तो सही कथन कौन सा हो जाएगा? कैथोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होगी यहाँ पर, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? पानी का अपचयन होता है, और एनोड पर क्लोरीन उत्पन्न होता है। तो एनोड पर तो क्लोरीन उत्पन्न होगा और सोडियम जो है ये जमा नहीं होता है, क्योंकि यह पानी से प्रतिक्रिया करता रहता है। निम्न में से कौन सा उत्प्रेरक का प्रकार नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर उत्प्रेरक का प्रकार नहीं है? समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, एंजाइम उत्प्रेरण। कृत्रिम उत्प्रेरण यहाँ पर नहीं होता है, तो सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। स्टार्च आयोडाइड पत्र का उपयोग किया जाता है। तो स्टार्च आयोडाइड पत्र जो होता है इसका उपयोग किसी ऑक्सीकारक के अभिक्रिया के ज्ञान के लिए किया जाता है, ए आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है। तो चूने का पानी यहाँ पर कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। बेसिक सा सवाल है। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब क्या होता है? तो उत्प्रेरक का अगर आप यूज में लेते हो तो क्या होता है यहाँ पर? तो संक्रियण ऊर्जा जो होती है ये प्रभावित होती है, ये आप ध्यान रखना। उत्प्रेरक अभिक्रिया जो है, उत्प्रेरक क्या करता है? ये अभिक्रिया की जो संक्रियण ऊर्जा होती है उसको कम कर देता है, ये भी याद रखना। ये इसको क्या करेगा? कम कर देगा, जिससे अभिक्रिया तेज हो जाएगी। तो संक्रियण ऊर्जा को कम कर देगा, जिससे अभिक्रिया क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। निम्नलिखित किस प्रक्रिया के दौरान हेबर प्रक्रिया में अमोनिया और लोहा की सतह के बीच बंध कमजोर पड़ता है एवं टूटता है? तो ये किसके दौरान होता है? अधिशोषण, रसोवशोषण या विशोषण। तो हेबर प्रक्रिया में जो विशोषण के दौरान अमोनिया और लोहे की सतह के बीच बंध कमजोर पड़ जाता है और वो टूटता है, क्योंकि अमोनिया अणु जो है उत्प्रेरक सतह से अलग हो जाते हैं। तो ये विशोषण के कारण होता है। निम्न में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक है? तो किसमें आपकी जो है ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक आपकी हो जाएगी? तो ये किसमें आपकी हो जाएगी? OF2 में यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना ऑक्सीजन की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +2 है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। विषमांगी उत्प्रेरण की सक्रियता निर्भर करती है। तो विषमांगी उत्प्रेरण जो होता है इसकी सक्रियता किस पर आपकी निर्भर करती है?
तो विषमांगी उत्प्रेरण जो होता है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, सक्रिय केंद्रों की संख्या पर और बनाने की विधि पर निर्भर करता है। तो डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, अच्छे उत्प्रेरक एवं ऑक्सीकरण संख्या को बदलने की क्षमता रखने वाले तत्व हैं। तो अच्छे उत्प्रेरक और ऑक्सीकरण संख्या को बदलने की क्षमता रखने वाले तत्व आपके कौन से हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये संक्रमण तत्व यहाँ पर हो जाएंगे। भोजन बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली होना दर्शाता है। तो बाहर से काली हो रही है यानी ईंधन जो है ये पूरी तरीके से नहीं जल रहा है, आपका अपूर्ण दहन यहाँ पर हो रहा है, यानी CO2 नहीं बन रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर बन रही है। अपोक्स अपचयन यानी रिडॉक्स अभिक्रिया के संदर्भ में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजन का जो निष्कासन होता है ये उपचयन आपका कहलाता है, ये याद रखना आप। ठीक है, विशुद्ध कार्बन के जलने से CO2 प्राप्त होती है, यह क्रिया है। तो विशुद्ध कार्बन के जलने से CO2 प्राप्त होती है, ये क्रिया कैसे हो जाएगी? ऑक्सीकरण यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, PbO प्लस C, Pb प्लस CO2 में कौन अपचयित हो रहा है? तो यहाँ पर कौन अपचयित हो रहा है? PbO यहाँ पर अपचयित हो रहा है, ये आप देख सकते हो। PbO यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से एक ऑक्सीकारक है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीकारक आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ये आपको बताना है। तो KMnO4 जो है ये आपका ऑक्सीकारक है, पोटेशियम परमैंगनेट, और ये एक प्रकार का आपका शक्तिशाली ऑक्सीकारक है जो अपचयन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन प्रदान करता है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? तो कौन सा प्रक्रम यहाँ पर ऊष्माक्षेपी हो जाएगा? तो एक सांद्र अम्ल का तनुकरण ये ऊष्माक्षेपी है, कपूर का ऊर्ध्वपातन, जल का वाष्पीकरण, बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, ये सब आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया में आता है। ठीक है, अगला सवाल यहां पर देखिए आप, एल्यूमिनियम के साथ तनु HCl की प्रतिक्रिया में तापमान क्यों बढ़ता है? तो इसमें तापमान क्यों बढ़ता है ये आपको बताना है, ये भी आपका अच्छा सा सवाल है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये आपकी जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे तापमान जो है ये आपका बढ़ जाता है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कारण होता है। समूह 2 का ऑक्साइड X सीमेंट में उपयोग होता है, हड्डियों में है और पानी में लाल लिटमस नीला करता है। तो X यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा? तो X यहाँ पर आपका CaO हो जाएगा। रासायनिक रूप से जो रस्ट होती है, जंग होती है, ये क्या होती है आपकी? तो ये आयरन ऑक्साइड यहाँ पर हो जाएगा। धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किन गैसों के मिश्रण का यूज में लिया जाता है? तो यहाँ पर आपकी जो है ऑक्सीजन और एसिटिलीन यहाँ पर यूज में ली जाती है। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस यहाँ पर यूज में ली जाती है गैसों के मिश्रण के रूप में, ये आपको ध्यान रखना है वेल्डिंग के लिए, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, तो पीने के पानी में जो रोगाणुनाशक होते हैं वो पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन डाला जाता है। सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है ये आपको बताना है। तो प्रकाश के अपघटन को रोकने के लिए ये रखा जाता है। सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में प्रकाश के अपघटन को रोकने के लिए रखा जाता है। पानी के अपघटन से क्या बनता है? तो पानी के अपघटन से आपका क्या बनेगा? तो इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगी, ये यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल देखिए, X प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस यहाँ पर बन रहा है, तो X यहाँ पर क्या है? तो X यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? CaO यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो भी सवाल थे ये हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पर, जो कि प्रीवियस एग्जाम में आपके पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।